अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार में पहले देख लेते हैं, इसमें संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और पीएम होता है, साथ में मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति। तो फिर राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनता है, इस शपथ लेता है सीजीआई के सामने और त्याग देता है वाइस प्रेसिडेंट को। इसके लिए योग्यता होना चाहिए 35 वर्ष, लोकसभा योग्य और लाभ के पद पर न हो। प्रस्तावक चाहिए 50, अनुमोदक चाहिए 50। इसके लिए यहाँ देख लेते हैं हम निर्वाचक, कौन इसका निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पुदुचेरी के 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एक विधायक के मत मूल्य कितने होते हैं। एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणित 1/1000 होता है। एक संसद का मत मूल्य होगा सभी राज्यों के विधायक के मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसद। अब अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो फिर उसका जांच या फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और वो बिल्कुल अंतिम होगा। अब यदि 1/6 वोट नहीं पाता तो उसका राशि जब्त हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमण गुप्त मतदान, एकल संक्रमण गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। महाभियोग कैसे लगाया जाता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा और 2/3 बहुमत से अगर एक सदन में पास हुआ तो दूसरा में जाएगा, उसमें भी 2/3 में पास होना चाहिए। अब भाग कौन लेगा हटाने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य, लेकिन विधानसभा के सदस्य बिल्कुल भाग नहीं ले सकता, इसलिए ये केंद्र पर का इसमें ज़्यादा शक्ति है। अब वो हट गया, मान लो तो कार्यवाहक कौन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वो नहीं रहेगा तो सीजीआई, वो नहीं रहेगा तो अन्य न्यायाधीश। अध्यादेश के बारे में देखते हैं। अध्यादेश 123 में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि इसकी अधिकतम अवधि जो होगा वो 6 माह होगा। क्यों? क्योंकि अगला सत्र अधिकतम 6 माह बाद ही होता है और संसद के 17 साल के समय ही हो सकता है। संसद के एक सदन या दोनों सदन के सत्र ना चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी होगा, क्योंकि कानून पास करना इसमें मुमकिन नहीं होता है। न्यायालय में प्रश्न इसको किया जा सकता है और यदि दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है बाद में तो वह कानून बन जाता है और समाप्ति का अनुमोदन पास कर दे तो समाप्ति भी हो जाता है। और यदि कोई कार्यवाही नहीं किया और दोबारा बैठक तो फिर दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद वो समाप्त हो जाएगा। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को 72 अनुच्छेद में दिया है। सैन्य न्यायालय की सजा हो उसको भी माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। राज्यपाल को ये दोनों शक्ति नहीं है। राज्यपाल को जो शक्ति है वो 161 के अंतर्गत है। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होता है, निर्वाचन देखते हैं। एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है मत मूल्य के आधार पर। दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है वरीयता के क्रम में। और तीसरा मतगणना होता है न्यूनतम कोटा के आधार पर, जैसे कुल पड़े वैध मत बटे 2 और +1 इस आधार पर होता है। मान लिया जाता है कि 2500 वोट है तो भाग 2 और +1 जोड़ो, इतना वोट पाएगा तो जीतेगा। जैसे जीतने हैं तो 1251 चाहिए, ऐसा निकालोगे तो। मान लो कोई 3 व्यक्ति खड़ा है राष्ट्रपति के चुनाव में, रामनाथ कोविंद, मीरा और अंसारी। मान लो किसी ने ये पर्चा दाखिल किया, एक आदमी ने, एक विधायक या सांसद ने, तो मान लो उसने अपना वरीयता क्रम रामनाथ को 3 दिया है, मीरा को 1 दिया है, अंसारी को 2 दिया है। तो ऐसे सभी ने दिया है। और मान लो जब हम जो प्रथम पसंद की संख्या की गिनती करेंगे तो उसमें रामनाथ को 1000 मिला, मीरा को 800 मिला और अंसारी को 700 मिला। तो इस आधार पर 1251 प्राप्त होना था, लेकिन किसी को भी 1251 नहीं मिला। ऐसे स्थिति में किसी को बहुमत नहीं मिला।
तब क्या होगा, दूसरा क्रम शुरू होगा गिनती का और अंतिम वाला प्रत्याशी को बाहर किया जाएगा और इसके जो 700 वोट थे प्रथम वरीयता वाले, उसको देखेगा कि दूसरा पसंद किसको कितना मिला है। माना रामनाथ को मान लो 350 दूसरा नंबर में दिया था, पहले में तो जो दिया होगा वो इसी को दिया होगा, तीसरा जो प्राप्त है जैसे कि अंसारी, और मीरा को 300 दिया है दूसरा क्रम में। तो क्या होगा, अब रामनाथ का कितना हो जाएगा, 1000 में 350 को जोड़ेंगे तो 1350, 1251 की अपेक्षा ज़्यादा है तो पूर्ण बहुमत मिल गया। जबकि मीरा को 800 300 प्लस 350 में 1150 हुआ, अभी भी बहुमत नहीं मिला, तो ये हार गया और ये जीत गया। इस क्रम में होता है चुनाव। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है प्रेसिडेंट के समक्ष 5 वर्ष के लिए, ये भी बनता है। 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। इसकी चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा और अंतिम होगा। इसमें सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेगा। विधानसभा इसमें भाग नहीं ले सकता, निर्वाचन में राष्ट्रपति में लिया था। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व से इसका चुनाव होता है। 35 इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में ये 6 माह तक कार्य कर सकता है। अब इसको अगर हटाना है तो राज्यसभा बहुमत द्वारा हटा सकता है। लोकसभा की सहमति हालांकि आवश्यक है, लेकिन 14 दिन पहले इसको सूचना देना पड़ेगा। नया अगर कोई बनता है तो अगले 5 वर्ष तक के लिए होगा, न कि वो बचे हुए कार्यकाल के लिए। अमेरिका में जैसे कि शेष काल के लिए बनता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 2 प्रकार के होता है, एक एकल हस्तांतरण, दूसरा सूची व्यवस्था। एकल हस्तांतरण में चुनाव होता है राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम देखते हैं पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ये शपथ लेता है प्रेसिडेंट के समक्ष और नियुक्ति भी इसका प्रेसिडेंट द्वारा होता है। ये विश्वास मत 1 माह में प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका कार्यकाल अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत नियुक्त हुआ है। इसका ये जो त्याग देगा तो मंत्रिमंडल जो है भंग हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मंत्रिमंडल, इसमें होता है कैबिनेट। केंद्रीय मंत्री परिषद, इसमें कैबिनेट, राज्य उपमंत्री होता है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद बनता है उनको 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनना पड़ता है। मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों होते बाध्य है, जो नहीं मानेगा उसको त्याग देना पड़ेगा। जो कैबिनेट राज्य मंत्री या उपमंत्री होता है जिम्मेदार होता है सामूहिक रूप से संसद के प्रति, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल समिति गैर संवैधानिक होता है, अर्थात संविधानेतर होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है सदस्य का, और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायरमेंट होते हैं और नए आते हैं। अभी निर्धारित सीट है राज्यसभा में। राज्य सेंट्रल टेरिटरी से 238 है, मनोनीत प्रेसिडेंट द्वारा 12 है, टोटल 250 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में राज्य से 229 है, सिटी से 4 है और प्रेसिडेंट द्वारा 12 है, तो 245 अभी है। अब हम देख लेते हैं ये जो राज्य से है निर्धारित किया गया है, उसमें विधानसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनते हैं। और जो सिटी है सेंट्रल टेरिटरी जैसे कि पुदुचेरी और दिल्ली, यहाँ निर्वाचक मंडल होता है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनता है। अब हम देख लेते हैं सदस्य जो होता है वो शपथ लेता है प्रेसिडेंट के समक्ष। 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए और अगर निर्हता है उसका फैसला सभापति करेगा और उसकी समीक्षा न्यायिक हो सकता है अगर उसको लगता है कि गलत है। त्यागपत्र भी सभापति को ही देता है। अब हम और जान लेते हैं, ये राज्यसभा स्थायी है, विघटन नहीं होता। तो सदस्य कितने बार भी बने जा सकते हैं। दोनों सदन में चुना गया तो 10 दिन में फैसला अगर नहीं किया तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगा। यदि एक ही सदन में 2 सीट में चुना गया दोनों खाली हो जाएगा अगर फैसला नहीं किया कि किसको छोड़ो। निर्ह व्यक्ति चुना गया तो केवल जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत
हाई कोर्ट फैसला करेगा, अपील इसे एससी में किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा पद का सृजन राज्यसभा 312 अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सभापति। सभापति वाइस प्रेसिडेंट बनता है, इसलिए ये स्पष्ट है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सदन में ये उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत ये कभी भी नहीं दे सकता क्योंकि सदस्य ही नहीं है। उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। अब हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा की निर्धारित सीट यहाँ पर राज्यों से 530, सिटी से 20 और नामित जो होता है प्रेसिडेंट द्वारा वो है 2, कुल मिला के होता है 552। इसमें से नामित जो है वो एंग्लो इंडियन होता है। 552 हो सकता है, लेकिन है कितना देखते हैं। राज्य से 530 ही है, सिटी से केवल 13 है और प्रेसिडेंट द्वारा 2 है, तो 545 अभी वर्तमान में सदस्य है। इसका सदस्य बनने के लिए इसका सदस्य जो है शपथ प्रेसिडेंट के समक्ष लेगा, उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, अगर निर्हता का फैसला अध्यक्ष करेगा, समीक्षा किया जा सकता है और त्याग भी ये अध्यक्ष के सामने देगा, अध्यक्ष को देगा। 11वें संशोधन 1988 में वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 किया गया। 84वें संशोधन 2001 में 2026 तक सीट जो है स्थिर किया गया है। प्रेसिडेंट लोकसभा को 5 वर्ष से पहले कभी भी विघटन कर सकता है, इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब हम देख लेते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष का मत जो होता है निर्णायक या पहली बार वोट होता है, ये सत्ताधारी दल से होता है और ये जब नया बनता है तो सबसे वरिष्ठ जो होता है उसको सामयिक या प्रोटेम स्पीकर कहते हैं और इसका चुनाव प्रेसिडेंट द्वारा होता है और शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाता है। इसको सदस्यों में से ही चुना जाता है जिसकी तारीख प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाता है। त्याग ये उपाध्यक्ष के सामने देता है, उपाध्यक्ष को देता है और इसको हटाना है तो सदस्य बहुमत से हटा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। हटाने के लिए इसको तत्कालिक 2/3 सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से हटा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लोकसभा विघटित हो जाता है तो नए लोकसभा के बैठक तक वो बना ही रहता है। संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्ष प्रमुख रहेगा, उसके बाद उपाध्यक्ष, उसके बाद उपसभापति। धन विधेयक का फैसला अंतिम रूप से यही करता है जिसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। दल बदल लोकसभा का निपटारा करता है और चुनौती उसको दिया जा सकता है। अध्यक्ष जो है कार्य मंत्रणा, नियम, सामान्य प्रयोजन आदि के अध्यक्ष ही होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं देता, ये सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो होता है विपक्ष से बनता है, जो कि 11वीं लोकसभा से शुरू हुआ। सदस्यों में से ही बनता है उपाध्यक्ष भी और तारीख इसका अध्यक्ष बताता है और त्याग ये अध्यक्ष के सामने ही देता है। इसको हटाना है तो सदस्य बहुमत से हटा सकता है, लेकिन 14 दिन के पहले सूचना देना पड़ेगा। प्रथम बार 1919 के अधिनियम जो 1921 में लागू हुआ उसमें अध्यक्ष बना फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष बना था सच्चिदानंद सिन्हा। विधानसभा का पहला अध्यक्ष बना था विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद आते हैं हम सदन में नेता। सदन में नेता कौन होते हैं? लोकसभा में सदन का नेता होता है पीएम। राज्यसभा में सदन का नेता होता है मंत्री, जैसे राज्यसभा का सदस्य होता है और पीएम द्वारा वो मनोनीत रहता है। विपक्ष का नेता बड़ी विपक्ष 1/10 सीट प्राप्त किया हो और 1977 से इसका महत्व बढ़ गया है, जो पाया हो। बड़ी विपक्ष जो 1/10 सीट पाया हो तभी बनता है। कैबिनेट मंत्री के जैसा होना चाहिए। 1965 में पहली बार इसको मान्यता मिला। व्हीप या सचेतक अपने पार्टी के सदस्यों को उपस्थित कराने के लिए जारी किया जाता है। अब देख लेते हैं सत्र 3 होता है। एक बजट, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन। बजट होता है फरवरी मई में, मानसून होता है जुलाई सितंबर में
और शीतकालीन होता है नवंबर दिसंबर में। स्थगन, बैठक कुछ समय तक निलंबित रहता है, कुछ घंटे या दिन या सप्ताह के लिए वो स्थगन कहलाता है। अनिश्चित काल तक अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जा सकता है। सत्रावसान किसे कहेंगे? सत्र पूर्ण हो गया हो तो अध्यक्ष सभापति घोषणा करता है और इसकी अधिसूचना प्रेसिडेंट के द्वारा जारी होता है। सत्रावसान भी प्रेसिडेंट कर सकता है। विघटन, राज्यसभा का लोकसभा का हो सकता है लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होगा। लोकसभा विधेयक अगर विघटन हो रहा है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। यदि लोकसभा में विचाराधीन हो, चाहे मूल रूप से हो चाहे राज्यसभा द्वारा आया हो, वो समाप्त हो जाता है, ये समाप्त हो जाएगा। यदि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में विचाराधीन है तो भी वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा में असहमति के कारण प्रेसिडेंट द्वारा संयुक्त बुलाया गया हो तो समाप्त वो नहीं होगा। उसके बाद राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो भी ये समाप्त नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित है, प्रेसिडेंट के पास विचार के लिए भेजा है तो समाप्त नहीं होगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित है, प्रेसिडेंट द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया है तो समाप्त नहीं होगा। मंत्रियों व महान्यायवादी के अधिकार, विचार व्यक्त करना, भाग लेना, संयुक्त में भाग लेना, जिसके सदस्य है उसके समिति में बैठक में भाग लेना लेकिन मत नहीं दे सकता। मंत्री जो है किसी सदन का सदस्य नहीं, दोनों सदन में भाग ले सकता है लेकिन 6 माह तक, उसके बाद तो उसका रोल ही खत्म हो जाएगा। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल प्रथम घंटा होता है और तारांकिक तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकिक जो लिखित होता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना मौखिक होता है, 10 दिन के नोटिस देकर पूछा जाता है। शून्यकाल, बिना पूर्व सूचना के सवाल पूछा जाता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। गिलोटिन प्रस्ताव, किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती है तो मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव आता है। स्थगन, 50 सदस्य समर्थन आवश्यक है, चर्चा करने सदन की कार्यवाही स्थगन किया जाता है, विशेष अधिकार के प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। धन्यवाद प्रस्ताव, प्रेसिडेंट सदन को संबोधित करता है तो फिर सरकार द्वारा ये किया जाता है। पास अगर नहीं हुआ तो मतलब सरकार की पराजय माना जाता है। विधेयक, विधेयक 3 होता है, साधारण, धन 4 होता है, वित्त और संशोधन। तो सबसे पहले रहते हैं साधारण। वित्तीय के अलावा जो रहता है वो साधारण रहता है, जैसे कि यदि प्रकाशन पहले हो गया तो सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होता, किसी भी सदन में मंत्री या कोई भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। उसके बाद है धन विधेयक जो कि करारोपण और लोक व्यय से संबंधित होता है। अब आगे देखते हैं हम साधारण विधेयक। साधारण विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है, जहां विधेयक लाया जाता है उसी के सदस्य होते हैं प्रवर समिति। एक सदन में पास हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन क्या कर सकता है? पारित करके वापस दे सकता है, संशोधन करके पारित करके वापस दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लंबित भी रख सकता है, तो ये उसका अधिकार है। अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उपस्थित और मतदान देने वाले का प्लस 50% पास होना चाहिए संयुक्त की स्थिति में। अब चलो पास हो भी गया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। अब मान लो उसके बाद है धन विधेयक, 110 में बताया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, प्रेसिडेंट की सिफारिश से ही होगा, केवल मंत्री ही प्रस्तुत करेगा और राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है, वापस नहीं करेगा तो पारित माना जाएगा। अब मान लो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता। अब है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। देखिए ऐसा वित्त विधेयक के अंडर में ही धन विधेयक है। वित्त विधेयक 2 भाग में पहले देख लेते हैं। केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, प्रेसिडेंट की सहमति से ही राज्यसभा स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, संयुक्त हो सकता है। अब राष्ट्रपति के पास मान लो जाता है तो स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, वापस भेज सकता है। अब दूसरा भाग है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रेसिडेंट की अनुशंसा से, सहमति आवश्यक नहीं, राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो सेम टू सेम है, स्वीकृति भी दे सकता है, रोक भी सकता है, वापस भी भेज सकता है।
अब हम देख लेते हैं संयुक्त बैठक के रूप में। संयुक्त बैठक में नियम लोकसभा का चलेगा, साधारण और वित्त विधेयक में हो सकता है, और धन विधेयक और संशोधन में ये नहीं हो सकता। इसका अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष, नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, नहीं रहेगा तो उपसभापति, लेकिन किसी भी स्थिति में सभापति अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब हम देख लेते हैं बजट। बजट जो है 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। रेलवे पृथक हुआ बजट आकवर्थ समिति के प्रस्ताव 1921 के सिफारिश पर। प्रेसिडेंट दोनों सदन में इसको रखता है। अनुदान मांग प्रेसिडेंट के सहमति से ही आता है, और अनुदान मांग पर मतदान लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकता। अब देखते हैं भारित व्यय बजट का। चर्चा हो सकता है लेकिन मतदान इस पर नहीं हो सकता। अब देखते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत है नीतिगत, आर्थिक और सांकेतिक। नीति में नीति पर असहमति हो तो आर्थिक में मांग राशि एक निश्चित सीमा तक कम करने के लिए, और सांकेतिक में मांग में 100 रुपये की कमी लाने के लिए। अब हम देखते हैं विनियोग विधेयक। संचित निधि से खर्च करने या काम चलाने के लिए लेखानुदान के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। अब हम देख लेते हैं निधियाँ। निधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक संचित 266, दूसरा लोकलेखा 266 और तीसरा आकस्मिक 267। पहले देख लेते हैं 266 संचित। राजस्व, ऋण, विनियोग संसदीय विधि से ये चलता है, आवश्यक है। दूसरा होता है लोकलेखा 266 में ही भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा और विनियोग आदि होता है। इसमें संसदीय विधि के बिना भी हो सकता है। आकस्मिक जो होता है 267 होता है, प्रेसिडेंट की ओर से वित्त सचिव के पास रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं संसद की भूमिका। संसद की क्या भूमिका है? संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून कब कब बनाया जा सकता है? राज्यसभा संकल्प पारित करे 249 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों के अनुरोध पर और अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने में। छाछ का सिद्धांत कहता है खर्च न हो पाने पर पैसा वापस होता है, संचित निधि में चला जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संसद की समितियाँ। संसद की समितियाँ सबसे पहले लोकलेखा समिति 1 वर्ष के लिए होता है और 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एकल संक्रमणीय द्वारा इसका चुनाव होता है। मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, और जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाता है, और 1967 के बाद विपक्ष से ये बनता आ रहा है। इसका कार्य होता है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, समिति को सहायता भी देता है ये, और प्रेसिडेंट के द्वारा संसद में इसको रिपोर्ट को रखा जाता है, और जो कि विनियोग लेखा परीक्षा, वित्त लेखा, सरकारी उपक्रम लेखा आदि से संबंधित होते हैं। उसके बाद आता है प्राक्कलन समिति, जो भी 1 वर्ष का होता है। इसमें जॉन मथाई 1950 में, जो कि वित्त मंत्री था, उसके समय में शुरू हुआ, और 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। एकल संक्रमणी द्वारा चुनाव होता है, मंत्री सदस्य नहीं होते। अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, जो कि सत्तारूढ़ दल से होता है। इसका कार्य होता है बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना, लोक व्यय में मितव्ययता के सुझाव और प्रशासनिक सुधार देना। अब सरकारी उपक्रम की समिति 1 वर्ष का ये भी होता है। कृष्ण मेनन 1964 से शुरू। इसमें 15 सदस्य होता है, जो कि लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5 होता है। मंत्री इसका भी सदस्य नहीं बन सकता, और सभापति जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनता है, और लोकसभा से ही। अब हम देख लेते हैं कार्य इनका क्या है। लेखा रिपोर्ट करना, परीक्षण करना, सीएजी को परीक्षण करना आदि होता है।